आज एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद तो है, लेकिन हम उसकी जटिलता को अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। विषय है पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम। और आज इस विश्लेषण का जो मुख्य आधार है वो है द नीट गाइड टू द प्लांट किंगडम के नोट्स। हाँ, तो इस पूरी डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि कैसे एक साधारण सी एक कोशिकीय संरचना ने अरबों सालों के इवोल्यूशन से गुजरकर, इवोल्यूशन मतलब क्रमिक विकास, हाँ, क्रमिक विकास से गुजरकर इतने विशाल पेड़ों और खूबसूरत फूलों का रूप ले लिया। और ये नीट जैसी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक दो प्रश्न तो पक्के तौर पर आते ही हैं। एकदम पक्के। लेकिन यहाँ हम सिर्फ रटने वाले तथ्यों की कोई सूची नहीं बनाने वाले। बिल्कुल नहीं। हम समझेंगे कि प्रकृति ने हर कदम पर कौन सी नई इंजीनियरिंग विकसित की, कैसे जीवन पानी से बाहर आया और कैसे उसने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। ये इवोल्यूशन की सबसे शानदार कहानियों में से एक है। अक्सर जब प्लांट किंगडम की बात आती है ना, तो लगता है कि बस कुछ वैज्ञानिक नाम रटने हैं। हाँ, वो विशेषताएं और नाम, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे का जो क्यों और कैसे है, वो बहुत तार्किक है। प्रकृति बिना किसी ठोस कारण के कोई बदलाव नहीं करती। एकदम सही। पानी में तैरने वाले एक छोटे से शैवाल से लेकर जमीन पर सीधे खड़े होने वाले देवदार के पेड़ तक, हर बदलाव किसी बड़ी चुनौती का समाधान था। और जब हम इन चुनौतियों को समझ लेते हैं तो वो जो तकनीकी सवाल होते हैं ना, पिगमेंट वाले या प्रजनन वाले, हाँ, वो सब आसानी से याद हो जाते हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं टाइमलाइन की सबसे पहली सीढ़ी से, जो है शैवाल यानी एल्गी, पादप जगत का सबसे बुनियादी रूप। नोट्स में एक बहुत ही खास शब्द है इसके लिए, थैलस। शैवाल का शरीर थैलस प्रकार का होता है। इस थैलस का सीधा सा मतलब है कि इसमें कोई जड़, तना या पत्ती नहीं होती। अगर देखा जाए तो ये बस कोशिकाओं का एक समूह भर है। हाँ, और ये मुख्य रूप से पानी में रहते हैं, जलीय वातावरण में, और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पानी में रहने का इनका ये जो चुनाव है, ये कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कारगर रणनीति है। क्योंकि ये पानी में डूबे रहते हैं, इसलिए इन्हें पानी की तलाश में लंबी जड़ें विकसित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इनकी हर कोशिका सीधे पानी और खनिजों के संपर्क में रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है जो नीट के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो ऑक्सीजन वाला पॉइंट। बिल्कुल। पृथ्वी के वायुमंडल में आधे से अधिक ऑक्सीजन इन्हीं सूक्ष्म शैवालों द्वारा बनाई जाती है। ये सच में हैरान करने वाला है। दुनिया भर के विशाल जंगल मिलकर जितनी ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन ये साधारण से दिखने वाले शैवाल पैदा करते हैं। इतनी सरल संरचना और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने का इतना बड़ा काम। अब नोट्स के अनुसार इन शैवालों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, और ये वर्गीकरण उनके रंग और भोजन जमा करने के तरीके पर आधारित है। पहला है क्लोरोफाइसी, जिसे हम हरे शैवाल कहते हैं। इसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और ये अपना भोजन बिल्कुल सामान्य पौधों की तरह स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। इसके उदाहरणों में क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा आते हैं। इस हरे रंग के पीछे का विज्ञान ये है कि ये आमतौर पर पानी की ऊपरी सतह के करीब होते हैं, जहां सूरज की रोशनी बहुत आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, रोशनी की मात्रा और प्रकार दोनों बदलने लगते हैं। यहीं पर दूसरा वर्ग आता है, फियोफाइसी, यानी भूरे शैवाल। गहराई में रहने के कारण इन्हें एक अलग तरह के पिगमेंट की जरूरत होती है जो उस कम रोशनी को सोख सके, और इस पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजैंथिन, जो इन्हें इनका विशिष्ट भूरा रंग देता है। तो ये सिर्फ एक रैंडम रंग नहीं है, बल्कि गहराई के हिसाब से एक सर्वाइवल टूल है। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से इनका भोजन जमा करने का तरीका भी बहुत पूछा जाता है। हरे शैवाल जहां साधारण स्टार्च बनाते हैं, वहीं ये भूरे शैवाल जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन जमा करते हैं, जिसे मैनिटोल या लैमिनेरिन कहा जाता है। सर्गासाम और लैमिनेरिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। लैमिनेरिया तो इतने विशाल हो सकते हैं कि समुद्र के अंदर इनके पूरे के पूरे जंगल पाए जाते हैं, जिन्हें केल्प फॉरेस्ट कहते हैं ना। हाँ, केल्प फॉरेस्ट, समुद्र के अंदर के जंगल। ये कल्पना ही अद्भुत है। और फिर इसी गहराई के खेल में तीसरा वर्ग आता है, रोडोफाइसी, लाल शैवाल। लाल रंग के पीछे भी एक विशेष पिगमेंट है, फाइकोएरिथ्रिन। ये पिगमेंट नीले प्रकाश को सोखने में माहिर होता है, जो समुद्र की सबसे अधिक गहराई तक पहुंचने वाली रोशनी है। मतलब लाल शैवाल समुद्र की उस गहराई में जिंदा रह सकते हैं जहां हरे या भूरे पनप ही नहीं सकते। और इनके भोजन संचय का तरीका है फ्लोरिडियन स्टार्च,
जो संरचना में काफी हद तक ग्लाइकोजन जैसा होता है। पॉलीसाइफोनिया और जेलेडियम इसके उदाहरण हैं जिनसे अगर अगर जैसी चीजें बनती हैं जो लैब में बहुत काम आती हैं। तो ये तो थी पानी के अंदर की दुनिया। जीवन आराम से चल रहा था। लेकिन प्रकृति नई सीमाओं को लांघने का प्रयास करती ही है। पानी के बाहर सूखी जमीन एक बड़ा खाली कैनवस थी, जहां सूरज की रोशनी भरपूर थी, लेकिन पानी की भयंकर कमी। जमीन पर कब्जा करने के लिए क्रमिक विकास ने अपनी अगली चाल चली, और ये थी ब्रायोफाइटा। विकास का ये चरण बहुत ही क्रांतिकारी है। नोट्स में इसके लिए एक बहुत दिलचस्प टाइटल है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। पादप जगत के उभयचर। उभयचर सुनते ही दिमाग में सबसे पहले मेंढक आता है, जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है। पौधों की दुनिया में ब्रायोफाइटा का भी ठीक यही काम है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ऐसा क्यों है कि इन्हें ये नाम मिला? ये एक संघर्ष की कहानी है। ये जमीन पर आ गए, नम या छायादार जगहों पर उगने लगे, लेकिन इनके सामने एक बड़ी तकनीकी समस्या थी। जमीन पर रहने के बावजूद प्रजनन के लिए इन्हें पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। अपने नर युग्मक को मादा तक पहुंचाने के लिए इनके नर युग्मकों को तैरकर मादा तक जाना होता है, और बिना पानी के ये संभव नहीं है। इसीलिए ये जमीन पर रहकर भी पानी के गुलाम बने रहे। और इनकी चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती, इनमें जाइलम और फ्लोएम भी अनुपस्थित होते हैं। मतलब जमीन से पानी खींचकर पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने के लिए कोई पाइपलाइन नहीं है। इसी कमी के कारण ब्रायोफाइटा कभी बहुत ऊंचे पेड़ नहीं बन पाए। ये जमीन से चिपके हुए बहुत छोटे कद के पौधे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पानी ऊपर धकेलने की ताकत नहीं है इनमें। यहाँ नीट की तैयारी करने वालों के लिए कॉन्सेप्ट है जो अक्सर सिरदर्द बन जाता है, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्था। नोट्स में साफ लिखा है कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में गैमीटोफाइट अवस्था प्रमुख होती है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि किसी इमारत को बनाने का एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। हम इंसानों में या बड़े पेड़ों में हर कोशिका के पास पूरा नक्शा होता है, जिसे डिप्लॉइड कहते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा हमें दिखता है वो अगुणित या हैप्लॉइड होता है, यानी उसके पास सिर्फ आधा नक्शा होता है। ये एक बहुत ही आदिम और पुरानी व्यवस्था है। ये ब्लूप्रिंट वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। आधा नक्शा यानी गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा का पूरा जीवन इसी आधे नक्शे पर टिका होता है, जो इसे इवोल्यूशन में पुराने और कम विकसित पौधों की श्रेणी में रखता है। रिक्सिया, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया इसके समूह का हिस्सा हैं, जिन्हें परीक्षा के लिए याद रखना जरूरी है। लेकिन प्रकृति को ऊंचाइयां छूनी थी। जमीन पर रेंगने वाले छोटे पौधों से काम नहीं चलने वाला था। जमीन के अंदर गहराई से पानी निकालकर उसे हवा में ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक बड़े इनोवेशन की जरूरत थी। और ये इनोवेशन लेकर आया विकास का अगला चरण, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का जमीन पर आना बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी पुराने शहर में पहली बार आधुनिक प्लम्बिंग और पाइपलाइन बिछाई गई हो। क्रमिक विकास में ये पहले ऐसे पौधे थे जिनमें जड़, तना और पत्ती का स्पष्ट रूप दिखाई दिया। लेकिन जो चीज इन्हें सच में खास बनाती है वो है इनका संवहनी तंत्र, वैस्कुलर सिस्टम। नीट के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन्हें फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इनमें पहली बार जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। जाइलम वो पाइपलाइन बन गया जो जड़ों से पानी को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत खींचकर पत्तियों तक पहुंचाने लगा। और फ्लोएम वो डिलीवरी सिस्टम बन गया जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक ले जाने लगा। इस एक सिस्टम ने पादप जगत में तहलका मचा दिया। अब पौधों को जमीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं थी। वे सीधे खड़े होकर आसमान की तरफ बढ़ने लगे। और ये प्लम्बिंग सिस्टम इतना सफल हुआ कि लाखों साल पहले, जब डायनासोर भी नहीं थे, तब पृथ्वी पर टेरिडोफाइटा के विशालकाय जंगल हुआ करते थे। आज जो कोयला हम जमीन से निकालते हैं वो दरअसल करोड़ों साल पहले जमीन में दबे इन्हीं टेरिडोफाइटा के जंगलों का जीवाश्म है। एक और बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिलता है उसी ब्लूप्रिंट की कहानी में। यहाँ गेमीटोफाइट की जगह स्पोरोफाइट अवस्था प्रमुख हो जाती है। यानी अब जो मुख्य पौधा है जिसमें जड़, तना और पत्तियां हैं वो द्विगुणित है। उसके पास पूरा नक्शा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन इतनी प्रगति के बाद भी एक चीज की कमी थी, इनमें अभी भी बीज नहीं बनते थे। ये बीजाणु यानी स्पोर्स के सहारे ही अपना विस्तार करते थे। लाइकोपोडियम, एक्यूसेटम और टेरिस इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। बीजाणु बहुत कमजोर होते हैं, एक कोशिका वाले और आसानी से सूखकर नष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रकृति को एक बेहतर पैकेजिंग की तलाश थी। और वो पैकेजिंग थी बीज।
सीड। बीज का निर्माण इवोल्यूशन की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। बीजाणु के विपरीत बीज एक पूरा टाइम कैप्सूल होता है। इसके अंदर एक नन्हा भ्रूण सुरक्षित रहता है, खाने पीने का इंतजाम होता है और बाहर से एक मजबूत आवरण होता है। ये सालों तक बिना पानी के भयंकर गर्मियों या कठोर सर्दियों में भी जीवित रह सकता है। और अनुकूल मौसम आने पर ही अंकुरित होता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। बीज का आविष्कार जिस समूह ने किया उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। शब्द को तोड़कर देखें तो जिम्नोस का अर्थ है नग्न और स्पर्मा का अर्थ है बीज। नग्न बीज वाले पौधे। इन्होंने बीज बनाना तो सीख लिया था, लेकिन उन बीजों को किसी फल के अंदर बंद करने की तकनीक अभी नहीं आई थी। बीज बस शाखाओं पर खुले रूप में लगे रहते थे। इस नग्न अवस्था का मतलब है कि इनमें फूल या फल नहीं होते। इसके बजाय इनमें शंकु या कोन्स पाए जाते हैं, नर शंकु और मादा शंकु। अगर किसी पहाड़ी या ठंडे इलाके की कल्पना करें जहां बर्फ गिरती है, तो वहां जो ऊंचे और नुकीली पत्तियों वाले पेड़ दिखते हैं, जैसे चीड़ या देवदार, वो जिम्नोस्पर्म ही हैं। इनकी सुई जैसी पत्तियां और लकड़ी के शंकु इन्हें बर्फ और ठंडी हवाओं से बचाते हैं। ये बहुत ही कमाल का अडेप्टेशन है। साइकस पाइनस और गिंको इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गिंको तो इतना पुराना है कि इसे अक्सर जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कह दिया जाता है। डायनासोर के युग से लेकर आज तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। ये जिम्नोस्पर्म के सर्वाइवल का बहुत बड़ा सबूत है। बीज का आना एक बड़ी सफलता थी, लेकिन नग्न बीज होने की वजह से कई बीजों को जानवर खा जाते थे या मौसम की मार से नष्ट हो जाते थे। और बीजों को दूर फैलाने के लिए हवा पर निर्भरता बहुत अधिक थी। प्रकृति को प्रजनन को और सटीक और बीजों की सुरक्षा को और पुख्ता करने की आवश्यकता थी। यहीं से पादप जगत अपने विकास के चरम शिखर पर पहुंचता है। एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पादप समूह। यहाँ आकर वो सारी कमियां पूरी हो गईं जो अब तक थीं। बीज अब नग्न नहीं रहे, वे एक फल के अंदर सुरक्षित हो गए और दुनिया में पहली बार फूल खिले। फूल सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, ये प्रकृति की सबसे उन्नत प्रजनन मशीनरी है। फूलों ने जानवरों और कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने का पूरा तंत्र विकसित कर लिया। खुशबू और मकरंद का लालच देकर अपना पराग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये एक बहुत शानदार पार्टनरशिप है। और नीट के नजरिए से बात करें तो एंजियोस्पर्म का एक बेहद खास फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका सीधा मतलब क्या है? क्या 2 बार निषेचन हो रहा है? हाँ बिल्कुल। जब परागकण फूल के मादा हिस्से तक पहुंचता है तो वो 2 नर युग्मकों को अंदर छोड़ता है। तो एक नर युग्मक मादा अंडे के साथ मिलकर भ्रूण बनाता है, जिससे नया पौधा बनेगा। और जो दूसरा नर युग्मक है वो एक अलग कोशिका के साथ मिलकर एक ऊतक बनाता है, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो एक युग्मक ने बच्चे को जन्म दिया और दूसरे ने उसके लिए एक पैक्ड लंच तैयार कर दिया एंडोस्पर्म के रूप में, ताकि जब बीज अंकुरित हो तो उसे शुरुआती पोषण मिल सके। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। प्रकृति संसाधन बर्बाद नहीं करती। जब तक भ्रूण बनने की प्रक्रिया पक्की नहीं हो जाती, तब तक खाना बनाने का काम शुरू नहीं होता। ऊर्जा बचाने का अचूक तरीका। इसी शानदार तकनीक के कारण एंजियोस्पर्म हमारी धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हमारे आसपास के 80 से 90% पौधे इसी श्रेणी में आते हैं। अध्ययन के लिए इन्हें 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। एक बीजपत्री के नाम से ही जाहिर है कि इसके बीज में केवल एक बीजपत्र होता है। बीज 2 बराबर हिस्सों में नहीं टूट सकता। इनकी पत्तियों में शिराएं समानांतर होती हैं। गेहूं, मक्का, चावल, घास, ये सब मोनोकॉट है। और द्विबीजपत्री में 2 बीज पत्र होते हैं। चना या मटर को छीलने पर वो आसानी से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इनकी पत्तियों में एक पूरा जाल दिखाई देता है, जिसे जालिकायुक्त शिराएं कहते हैं। सरसों, आम, नीम, चना ये द्विबीजपत्री के शानदार रियल लाइफ उदाहरण हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हमने पानी के अंदर तैरने वाली एक थैलस कोशिका से शुरू किया था और जमीन पर विशालकाय फल फूल देने वाले एंजियोस्पर्म तक का सफर तय कर लिया। इस पूरे क्रमिक विकास को एक साथ पिरोने और याद रखने के लिए एक बहुत कारगर ट्रिक है, ABPGA। ABPGA ये इवोल्यूशन का एक सटीक नक्शा है। ए से एल्गी यानी एकदम सरल शुरुआत, B से ब्रायोफाइटा, पानी से निकलकर जमीन पर पहला कदम, P से टेरिडोफाइटा, जाइलम फ्लोएम के प्लम्बिंग सिस्टम का विकास, G से जिम्नोस्पर्म, बिना फल के नग्न बीजों का निर्माण, और A से एंजियोस्पर्म, फल फूलों से सजे डबल फर्टिलाइजेशन वाले सबसे जटिल रूप।
ये टाइमलाइन साबित करती है कि प्रकृति ने कभी हार नहीं मानी। हर नई चुनौती का एक नया बायोलॉजिकल समाधान निकाला गया। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। हमने देखा कि कैसे पौधों ने लाखों सालों में जाइलम, बीज और फल विकसित किए। लेकिन अगर पौधों ने पानी से निकलकर जमीन पर वो प्लम्बिंग सिस्टम और बाद में फल और बीज विकसित नहीं किए होते, तो क्या जमीन पर शाकाहारी जीवों और अंततः इंसानों का विकास संभव हो पाता? ये सोचने वाली बात है कि पृथ्वी पर हमारे अपने अस्तित्व की पूरी कहानी वास्तव में पौधों के इसी विकास क्रम पर पूरी तरह से टिकी हुई है। इस पर विचार करें।